नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीनॉ स्वदेश। ये है मार्केट के महारथी सेगमेंट में और आज हमारे मेहमान हैं हर्षा उपाध्याय, सीआईओ कोटक एएमसी। हर्षा, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया। ईटीनॉ स्वदेश पे आपका स्वागत है। हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से बाजार में एक ज़बरदस्त तरीके से नर्वसनेस दिखाई दे रही है। बहुत ज़ोर से गिरावट तो नहीं है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, बट जिस हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप में एक हम थोड़ा सा लिक्विडेशन देख रहे हैं, बाजार में अंडरटोन नर्वस है। और ये तब हो रहा है जब 3 से 4 बड़ी ब्रोकरेजेस ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट्स निकाली हैं, एक असेसमेंट करते हुए कि क्या उनको उनके सर्वे क्या कहते हैं, क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं। तो नेट नेट ये कि इलेक्शन के पहले की नर्वसनेस है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में ये बड़ी मैटर है, लॉन्ग टर्म में शायद इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन आपका क्या व्यू है, बाजार फाइनली देखेगा क्या? क्या बाजार नंबर्स की गणित पे ज़्यादा ध्यान देगा या बाजार सिर्फ ये देखेगा कि क्या पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती है? और अगर रहती है तो बाजार थम जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, बट अगर बहुत वीक परफॉर्मेंस रहता है तो ही दिक्कत की बात है। बाजार कैसे देखेगा इस इवेंट को? नमस्कार अजय जी। जैसे आपने कहा है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो मार्केट में आना एक तरफ से नेचुरल बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े इवेंट्स हैं, सिर्फ इलेक्शन नहीं। अगर आप कल देखेंगे तो डेरिवेटिव्स एक्सपायरी है, सो एमएससीआई का रीबैलेंसिंग डे है। अगर आप मंडे ट्रेडिंग का बात करेंगे तो ट्रेडिंग से पहले आपको एग्जिट पोल्स के नतीजे आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से भी वोलेटिलिटी आ सकता है। और 4 तारीख को एनीवेज इलेक्शन आउटकम आ जाएगा, तो उसके चलते हुए भी वोलेटिलिटी आ सकता है। एंड यही मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से और कई महीनों से लगातार लोगों का पैसा बना हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ सेक्शन जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है वो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि उनको मार्केट में नहीं रहना, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनको इवेंट्स का जो 4-5 इवेंट्स मैंने बताया उसका शायद उतार चढ़ाव लेना नहीं है। लेकिन अगर आप 3-5 साल के निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से ये वोलेटिलिटी आपको दिखेगा भी नहीं चार्ट्स में। अगर आप पुराने चार्ट्स निकाल के देखते हैं, जब 2004 या 2009 में इतने बड़े नीजक रिएक्शंस आए थे इलेक्शन नतीजे के बाद, लेकिन वो चार्ट में तो बिल्कुल एक छोटा सा अबरेशन दिखता है, वो बिल्कुल ही नहीं दिखता। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरूर बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो अपने अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से पोजिशनिंग देख सकते हैं। जब बात आई कि क्या हो सकता है आगे जाके, तो क्लियरली मार्केट का जो फोकस रहेगा वो पॉलिसी मोमेंटम और बिजनेस मोमेंटम कंटिन्यू होगा नहीं होगा, उसमें क्या रुकावट आएगी, यही सब क्वेश्चंस का आंसर्स शायद एक हफ्ते में मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मार्केट्स को लगता है कि पॉलिसी मोमेंटम बना रहेगा और जो पॉलिसीज पिछले कुछ सालों से इंडिया के लिए जो बेहतर आर्थिक व्यवस्था बनने के लिए जो अ, बनाए गए हैं वो कंटिन्यू होंगे और उसके ऊपर और कुछ पॉजिटिव्स निकल के आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव ही रहेगा, लेकिन मार्केट एक तरफ से स्टेडी रहेगा हमारे हिसाब से। लेकिन अगर कोई ऐसा नतीजा निकले जहाँ पे पॉलिसी मोमेंटम पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह आएगा, तो फिर जो आज के वैल्यूएशन है वो शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगे वैल्यूएशन तो जरूर हैं। स्पेशली अगर आप स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के वैल्यूएशन देखते हैं तो वो हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत ऊपर है। तो उस हिसाब से वहां पे कोई नर्वसनेस की ज्यादा जगह नहीं है। यानी कि अगर थोड़ा भी नर्वसनेस आता है तो वहां पे मार्केट में डिक्लाइन आ सकता है। हर्ष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पॉलिसी मोमेंटम तो एक बात हो गई, लेकिन इकोनॉमिक मोमेंटम का क्या हाल है? क्योंकि अब ये भी व्यू आ रहा है कि रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, बाजार की जो इकोनॉमी है उसमें ही ऐसी गति है, ऐसा मोमेंटम है कि 6 से 7% के बीच में ऑसिलेट करेगी नेक्स्ट कुछ साल तक। और अगर वो केस है तो पॉलिटिकल लीडरशिप इतना बड़ा शायद इशू ना हो जितना लोग सोच के बैठे हुए हैं। इकोनॉमी के मोमेंटम पे आपकी क्या राय है? इकोनॉमी के मोमेंटम तो बिल्कुल जबरदस्त है। अगर आप देखते हैं तो आप जीडीपी ग्रोथ देखेंगे या कोई और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे, कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव कोई भी रीजन नहीं है कि आप एक क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगर आप इन्फ्लेशन या महंगाई को देखते हैं तो करीब करीब 5 और 4.5 के बीच में होवर कर रहा है, और हमारे रेपो रेट जो है 6.5% है। यानी कि कंफर्टेबल सिचुएशन में है अभी हमारा जो पॉजिटिव रियल रेट है, तो वहां पे भी कोई
ऐसा स्थिति नहीं है जो डेवलप्ड नेशंस में है कि इन्फ्लेशन को कैसे काबू करें और इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा, वो तो हमारा सिचुएशन नहीं है। अगर आप हमारे एक्सटर्नल फ्रंट देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे डेट टू जीडीपी रेशियो है, शायद इंडिया एक ऐसी एक ही इकोनॉमी होगा जो 2008 के बाद अभी तक डेट टू जीडीपी रेशियो बिल्कुल मोरलेस एक ही रेंज में चला हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं जहाँ पे कंसिस्टेंटली डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो शायद ज्यादा नेगेटिव हैं रादर देन इंडिया स्पेसिफिक लोकल फैक्टर्स बोला जा सकता है। और इस समय पे मेरे हिसाब से इकोनॉमी और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स में ऐसे बहुत ज्यादा नेगेटिव्स कोई नहीं है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस में इम्पैक्ट करें। हमारे हिसाब से यही है कि अगर कोई अननोन फैक्टर आके नहीं हमें हिट देगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी तो जरूर होगा क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, लेकिन फिर भी इक्विटी रिटर्न जो है वो रीजनेबल होना चाहिए आगे कुछ सालों के लिए। अभी हमने देखा हर्ष की क्वार्टरली अर्निंग्स जाए गए हो के चुके हैं, ख़त्म हो रहे को आए हैं। आपको क्वार्टरली अर्निंग्स की अंडरटोन मतलब किस तरह से नज़र आ रहे हैं, स्पेशली कमेंट्री? क्या लगता है कि आपको तेज़ी यहाँ पे जारी रहेगी एटलीस्ट टॉप लाइन ग्रोथ, या फिर आपको लगता है कहीं थोड़ा रिस्क है? और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएं, जिन मैनेजमेंट की कॉन कॉल को आप सुन रहे हैं, एक एवरेज आपको लगता है कि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी चल रही है इंडियन मार्केट में? अजय देखिए, इस बार के जो नतीजे आए उसमें से हमें थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव सरप्राइज आया है बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्च क्वार्टर में करीब करीब 7 से 8% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी बास्केट पे। लेकिन अभी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज नतीजे दे चुके हैं, कुछ एक दो कंपनीज के नतीजे आने बाकी हैं। आज के दिन में ये लग रहा है कि करीब करीब 12% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो सकता है कि अगले एक दो कंपनीज जो आएंगे वो शायद इतने अच्छे नहीं देंगे जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और हो सकता है कि ये जो 12% है वो थोड़ा घट के 1-2% नीचे आ जाए। दो भी बहुत मुश्किल लगता है, शायद 1% नीचे आ सकता है। फिर भी मेरा मानना यह है कि जो 7-8% का जो एक्सपेक्टेशन था उससे अगर 11% आ रहा है तो एक तरफ से हेडलाइन लेवल पे एक अच्छे परिणाम आए हैं। अगर आप इसको और ब्रेकअप करके देखते हैं तो जो नॉन फाइनेंशियल्स हैं वहां पे भी मार्जिन जो है वो बिल्कुल एक तरफ से मेंटेन हुए हैं इस क्वार्टर में भी। एक तरफ से थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह था उस पे कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या बरकरार रहेगी, क्योंकि कमोडिटीज कुछ देर के लिए बढ़ चुके थे इस क्वार्टर में और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। और जो रिकवरी था कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में वो भी रिकवरी एकदम से बहुत शानदार तो नहीं बोल सकते, एकदम पैची रहा। तो ये सब देखते हुए एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि मार्जिन्स को मेंटेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जरूर वो मेंटेन हुआ है। एक तरफ से वो एक पॉजिटिव थ्रेड बोल सकते हैं इस नतीजे में। और इससे बहुत बड़ा असर तो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के नतीजे पे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मार्जिनल हेडलाइन बीट है इस लेवल पे। लेकिन एक तरफ से कंफर्टेबल जोन में हम बोल सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल यही 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास का रहेगा और कमोडिटीज भी एक तरफ से स्टेबल रेंज में रहेंगे, तो हमें लगता है कि जैसे जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत मार्जिन में यहाँ से बढ़ने का तो उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक रेंज में मेंटेन हो सकता है। वो एक तरफ से पॉजिटिव रहेगा। और यही उम्मीद है कि अगर आप अगले 2 साल भी देखेंगे तो करीब करीब 14 से 16% के बीच में कहीं निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ रहना चाहिए। तो एक तरफ से हेल्दी कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स आज के दिन में है बोल सकते एक हिस्से के बारे में बात करूंगा बाजार के। इस बार हमने देखा है कई क्वार्टर्स के बाद जो कंज्यूमर कंपनी थी, एफएमसीजी कंपनी थी, उनके नतीजे भी अच्छे रहे, और चारों एचयूएल, ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर, सबने कमेंट्री बहुत अच्छी दी है कई सालों के बाद, कई क्वार्टर्स के बाद। अगर मॉनसून ठीक रहा, क्या आपके वैल्यूएशंस आपको आकर्षक नजर आते हैं? क्या यहाँ पे एक बेट लेने का समय आ गया है? ये करेक्शन यहाँ ओवर हो सकता है इस पॉकेट में? देखिए अजय, अगर आप मार्केट के जो
इन्वेस्टमेंट्स जो हुए हैं पिछले 2 या 3 साल में अगर आप देखते हैं तो वो मोस्टली डोमेस्टिक साइक्लिकल सेक्टर्स पे हुए हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स पे इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए, यानी कि इंक्रीमेंटल जो मनी मूव हुआ है वो इस सेक्टर्स में मूव नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि एफएमसीजी सेगमेंट में जहाँ पे आरओसीज बहुत अच्छे रहते हैं मार्केट लेवल से कंपेयर करते हुए, तो यहाँ पे बहुत सस्ता वैल्यूएशंस तो बहुत ही मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक तरफ से टाइम वाइज करेक्शन हुआ है और वही वैल्यूएशंस पे आज भी आपको ये सब स्टॉक्स मिल रहे हैं। जैसे कि बाकी सब स्टॉक्स को अगर आप देखते हैं तो वो पिछले 2-3 साल में वैल्यूएशंस में काफी इम्प्रूवमेंट आ चुका है और यहाँ से वैल्यूएशन रीरेटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ के लिए आप शायद वहां पे खेलना पड़ेगा। लेकिन एफएमसीजी में लगता है कि एक तरफ से एक डार्क हॉर्स जो बोल सकते हैं वैसा सेक्टर है। अगर मानसून ठीक रहा, आज के एक्सपेक्टेशंस तो है कि जैसे गर्मी हो रहा है सब जगह और जो वेदर प्रिडिक्शंस है उसके हिसाब से तो इस बार का मानसून बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये होता है तो हमें लगता है कि एक इलेक्शन स्पेंडिंग भी हुआ है अच्छा खासा और एक मानसून का टेलविंड भी रहेगा, तो एक तरफ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रूरल पॉपुलेशन में कंज्यूम करने का। एक तरफ से जो पिछले 3-4 क्वार्टर्स में जो एक तरफ से सबड्यूड ग्रोथ रहा एफएमसीजी सेगमेंट का, वो इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे आपने भी जिक्र किया, कुछ एफएमसीजी कंपनीज जो हैं वो इसी उम्मीद में आउटलुक दे रहे हैं कि यही शायद पैन आउट होगा। अगर ये होता है तो हमें लगता है कि इस मार्केट में एक डार्क हॉर्स सेक्टर रहेगा, ये यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन दीज आर अर्ली डेज, ऐसा नहीं है कि आज के दिन में आप बहुत बड़ा ओवरवेट बना के आप पोर्टफोलियो को एक तरफा बना सकते हैं। आपको अभी भी अच्छा खासा साइक्लिकल वेटेज पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ से आगे जो है, अगर आप नेक्स्ट 6-9 महीने के देखते हैं तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करना चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो एयर कंडीशन में भयंकर डिमांड दिखाई दे रही है। एयर कंडीशन बनाने वाली कंपनियां कुछ उसमें से रेलवे में भी जा रही हैं और ऑफ कोर्स ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या यहाँ के वैल्यूएशंस आपको और यहाँ की टेलविंड दिखाई दे रही है? यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है? देखिए, इस सेगमेंट में भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं और बहुत ज्यादा रीरेटिंग का एक मौका है। लेकिन जरूर ये होगा कि पिछले साल का जो अर्निंग्स ग्रोथ था या पिछले 2 साल के जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी था, उससे काफी अच्छा बेहतर मार्जिन परफॉर्मेंस और अर्निंग्स ग्रोथ परफॉर्मेंस दोनों रहेगा, ये लगता है हमें। तो जब जब आपका अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेंड थोड़ा इम्प्रूव होता है तो जरूर मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, एक तरफ से पॉजिटिव स्टॉक परफॉर्मेंस आने लगता है। तो ऑलरेडी अगर आप पिछले कुछ महीने देखेंगे तो काफी सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो एंसिलरी कंपनीज है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वहाँ पे आपको दिखाई दिया है कि परफॉर्मेंस एक अच्छा खासा रहा है। तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए पिछले आगे आगे कुछ तिमाही में। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और हिस्से के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कैपिटल गुड्स स्पेस। जो टॉप 5-6 कंपनीज हैं कैपिटल गुड्स की, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, महंगे नहीं है, लेकिन इस बार भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, कमेंट्री अच्छी थी। तो बहुत सारे निवेशक जो उसको राइड कर चुके हैं स्पेस को, अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इस समय में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपने क्या किया है? आपके पास भी कई नाम है ये। हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट है वो ओवरवेट पोजीशन है, लेकिन जरूर हमने थोड़ा बहुत सेलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग किया है कुछ स्टॉक्स में। यही देखते हुए कि वैल्यूएशन जो है वो महंगे हो चुके हैं और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस भी है इस सेक्टर में। अगर आप पिछले 2 साल देखते हैं कि 2 साल क्या, शायद सेकेंड कोविड वेव के बाद जो परफॉर्मेंस आया है इंडस्ट्रियल्स का, वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है मार्केट के हिसाब से। और बहुत सारा इंक्रीमेंटल आउट परफॉर्मेंस यहाँ से आया हुआ है। तो हमें लगता है कि एक तरफ से अगर आपको थोड़ा सेफ तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करना है तो एक सेलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक रहेगा। लेकिन जरूर यहाँ से भी, यहाँ इस सेगमेंट में आपको निवेश होल्ड करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप पूरा एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यही सेगमेंट है जहाँ पे देर इज लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ। महंगे वैल्यूएशन है लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है। तो एटलीस्ट अगर आप बहुत ज्यादा री रेटिंग नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ को ही आप देखेंगे तो वो तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से भी मिलना चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस को भी नजर रखना चाहिए, और उस हिसाब से जो सही लगता है रिस्क टॉलरेंस के लिए, उस हिसाब से कॉल लेना चाहिए। हर्षा, एक और सिक्लिकल स्पेस है जहां बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये आ रहे हैं। सीमेंट की बात कर रहा हूं मैं कि बड़े छोटे जिस कंपनी से हम बात करते हैं सब कैपेसिटी एडिशन की बात कर रहे हैं। बड़ी कंपनी और बड़े कैपेसिटी एडिशन की बात कर रही हैं, और ये तब हो रहा है जब ऑलरेडी डिमांड सप्लाई मिसमैच है। सप्लाई जो है वो ज़्यादा है डिमांड से। और मैं प्राइसिंग का डेटा देख रहा था, सीमेंट प्राइसेस 10 साल से एक छोटे से नैरो बैंड में ही ट्रेड कर रहे हैं, बढ़े ही नहीं है बहुत ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि 2 साल का व्यू अगर लेके इस स्पेस में काम करें तो डिमांड सप्लाई मिसमैच नैरो होगा? और किस तरह की कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जो प्राइसिंग का है। आप जरूर नोटिस किया होगा कि ये इन्फ्लेशन से भी कम प्राइसिंग स्ट्रेंथ आया है इस सेक्टर में, अगर आप पिछले दशक को देखते हैं। तो मान लीजिए कि कुछ भी शायद प्राइसिंग में इंप्रूवमेंट नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज को देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप प्रति टन जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, EBITDA पर टन जो सीमेंट सेक्टर का, उसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का इंप्रूवमेंट पिछले दशक में हुआ है। तो करीब करीब 500 से 700 रुपए पर टन जो EBITDA था, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पूरा इंडस्ट्री के लिए, एक दो प्लेयर के लिए। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो कॉस्ट साइड में जो काम किए हैं इस सब कंपनीज, वो बहुत ही शानदार काम हुआ है। और ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि 10 साल के पहले का जो कैपेसिटी था और आज की कैपेसिटी जो है, उसमें बहुत अंतर है। और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ा है और कॉस्ट एफिशिएंसीज आए हैं, तो डिस्पाइट नो प्राइसिंग ग्रोथ, ये सब कंपनीज काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस दिए हुए। और सबसे बड़ी बात ये जो है कि जरूर काफी प्लेयर्स यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर आप देखना है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को, आप ये देखेंगे कि पिछले दशक में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एक तरफ से काफी कंसोलिडेट हो चुका है। एक दशक पहले अगर आप टॉप के 4 या 5 प्लेयर्स को देखते हैं और उनकी कैपेसिटीज को देखते हैं, वो शायद 1/3 इंडस्ट्री का जो कैपेसिटी था उसको वो कंट्रोल कर रहे थे। अभी जो हुआ है, पिछले दशक में काफी सारे एक्विजिशन हुए हैं, काफी सारे नए प्लेयर्स आए हैं। जो बड़े प्लेयर्स थे वो कैपेसिटीज भी ज्यादा हाई पेस पे एक्सपांड किया है कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। ये सब होने के बाद अगर आप अभी देखते हैं तो ये सिचुएशन है कि बड़े जो 4 प्लेयर्स हैं वो करीब करीब 2/3 या 60% से भी जो ऊपर का जो मार्केट का प्रोडक्शन उनके हाथ में। तो एक तरफ से इंडस्ट्री अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है। और जब भी आप इकोनॉमी में ग्रोथ देखते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ आता है, तो ये जो जीडीपी मल्टीप्लायर है सीमेंट सेक्टर में, वो करीब करीब 1.5 गुना 2 गुना हो सकता है। तो यानी कि आपका जो जीडीपी से एटलीस्ट 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा सीमेंट में आपका वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है, अगर एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट साइकिल आए तो हमारा उम्मीद है कि अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट साइकिल तो रिवाइव हो ही चुका है और यहाँ पे मोमेंटम भी आना चाहिए। तो एक तरफ से ये एक की सेक्टर रहेगा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल का जो ग्रोथ रहेगा उसको कैप्चर करने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हमें तो लगता है कि यहाँ पे ओवरवेट पोजीशन बना के ही रखना चाहिए। जी, मैं पावर सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, खास तौर पर पावर एंसिलरी, वायर एंड केबल्स की बात करें, ट्रांसफार्मर स्टॉक्स की बात करें, या इवन रिन्यूएबल्स। वहाँ पे कम कंपनीज हैं, लेकिन पावर में जो रिन्यूएबल्स कंपनीज हैं वहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रहा है। हमें कमेंट्री भी अच्छी आ रही है और नंबर बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। इन 3 स्पेसेस के बारे में विद इन पावर सेक्टर आपकी क्या राय है? देखिए, रिन्यूएबल स्पेस में हमारा पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जो रिन्यूएबल स्पेस में एंटर कर रहे हैं या वहां से भी उनके जो रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी आएगा आगे जाके, उस टाइप के कंपनीज में हमारा ज्यादा पोजीशनिंग है। प्योर रिन्यूएबल्स में कुछ खास पोजीशंस नहीं है। अगर आप केबल्स एंड वायर्स और बाकी जो एंसिलरी सर्विसेज हैं उसको अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पे काफी कुछ पोजीशंस थे और हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक किया है इस सेगमेंट में। जैसे कि वैल्यूएशंस हमें लगा कि ये एक तरफ से एफएमसीजी के बराबर वैल्यूएशंस आ गए हैं कुछ स्टॉक्स में।
और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से देखते हैं तो शायद एफएमसीजी में थोड़ा बेटर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से मिलेगा। इन केस मार्केट में डाउन साइड वोलेटिलिटी आता है तो शायद एफएमसीजी शायद इतना नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीमेंटली कुछ पोजिशनिंग नहीं है और वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेजेस। लेकिन ये जो केबल्स एंड वायर्स ये सेगमेंट्स में ग्रोथ तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत महंगे होते हैं। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अपने पोर्टफोलियोज में आज के दिन में किया हुआ है। मैं ऑयल एंड गैस पीएसयूज पे भी आपकी राय लेना चाहूँगा, पर्टिकुलरली रिफाइनिंग कंपनीज और एक्सप्लोरेशन कंपनीज। बाकी सारे तो डिफेंस वगैरह सारे पीएसयू चले, बट इस पॉकेट पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये दोनों सेगमेंट में हमारा कुछ पोजीशंस है और हमें लगता है कि जब इतने सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, रशिया यूक्रेन हो गया, मिडिल ईस्ट में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तभी भी क्रूड प्राइसेस पे बहुत कुछ खास असर नहीं पड़ा है। यानी कि इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल डिमांड है ग्लोबली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो इतने सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बाद भी कुछ खास ऊपर नहीं है। तो एक तरफ से ये जो इंडिया ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसके लिए एक तरफ से पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि जब तक ये क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा तब तक आपको एक तरफ से एक पोजिशनिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बना के रखना चाहिए। और उसी हिसाब से हमें ये भी नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा नीचे भी गिरेगा यहाँ से। उस हिसाब से एक्सप्लोरेशन में भी एक तरफ से अपसाइड है लगता है। तो दोनों ऑयल मार्केटिंग एज वेल एज ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये दोनों जगह पे हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में पोजीशंस है और हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल हर्ष, इलेक्शन तो हो जाएगा, अर्निंग सीजन भी हो ही गया ख़त्म, आगे बजट जो जुलाई फर्स्ट वीक में आने वाला है उस पर सबकी नज़र रहेगी और खबरें ये मिल रही हैं कि FY25 बजट में शायद सरकार जो कैपेक्स है उसको प्लान को 10% और बढ़ा देगी। हमने देखा इंटरिम बजट में कैसे ही कैपेक्स बढ़ाया तो बाजार को पसंद आया था। अगर कैपेक्स प्लान को 10% से बढ़ाया जा सकता है, अगर ये अनाउंसमेंट आता है, तो बाजार कैसे रीड करेगा हायर कैपेक्स को? देखिए, ये तो हो ही सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो आरबीआई के डिविडेंड जो मिला है गवर्नमेंट को वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि एक तरफ से गवर्नमेंट को स्पेंड करने का रूम मिल चुका है। और एज इट इज हम जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स हैं वो नीचे लेके आ रहे हैं। और उसी मोमेंट में अगर आपको आरबीआई का जो एक्स्ट्रा डिविडेंड है उससे भी अगर आपको जगह मिल जाता है और जाके स्पेंड करने का, तो एक तो बहुत बड़ी बात रहेगी और मार्केट के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर आपको याद रहेगा जब इंटरिम बजट आ रहा था और उससे पहले कुछ हफ्ते तक एक कंसर्न सा मार्केट में आया था कि क्या फिस्कल डेफिसिट कम करने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो इकोनॉमी में वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और वो होगा तो भी विल इट बी मीनिंगफुल और नॉट। आई थिंक एक तरफ से वो इंटरिम बजट में एक तरफ से एड्रेस हो चुका था, लेकिन अगर आप पिछले हफ्ते के जो इवेंट्स हैं उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि एक तरफ से पॉजिटिव सरप्राइज भी आ सकता है, जो आपने भी जिक्र किया है। अगर होता है तो वैल्यूएशंस तो महंगे ही रहेंगे, लेकिन ये सारे जो इन्वेस्टमेंट साइकिल लेड सेक्टर्स हैं वहां पे तेजी बरकरार रहेगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हमेशा आप समय देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजीत।